बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 9 की आज हमने पढ़नी है करेक्टराइज सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमने जनरल पढ़ लिया था कि अगर हम पेंडुलम को मास स्प्रिंग सिस्टम को या बाउल के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन और उसके फीचर्स पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे उसकी वजह से जो जो नई चीज़ें हमें मिली, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, ये उसकी करेक्टराइजेशन हैं, यानी कि उनकी करेक्टर को ज़ाहिर करती हैं। तो इसको हम वन बाई वन स्टडी करेंगे, ये क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले होता है हमारे पास वाइब्रेशन। अच्छा, वाइब्रेशन की डेफिनेशन क्या है? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, यानी कि अपनी मीन पोजीशन से आगे गया, वापस आया, वो सारा भी मैं बताता हूँ आपको एग्जाम्पल के जरिए। इज कॉल्ड द वन वाइब्रेशन। इसको हम ऑसिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि पूरा चक्कर, एक पूरा चक्कर जो होता है वो हमारी वाइब्रेशन कहलाता है या ऑसिलेशन कहलाता है। अच्छा, लेट कर लो कि इक्वेशन मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर हमने कहा था ये बॉडी है, ये मूव करता है, ठीक है। ये तो टाइम पीरियड का फार्मूला था उसका। ये बॉडी मूव करता है मीन्स एक्सट्रीम, फिर बी तक और फिर ओ पे आ जाता था, ऐसे ही था। अब ये क्या है? इसका कंप्लीट वन राउंड ट्रिप, यानी कि ओ से ए तक जाना, ए से दोबारा फिर ओ तक आना, फिर बी तक जाना और फिर दोबारा ओ पे आना। ये क्या है? इसका पूरा एक राउंड ट्रिप है। इस पूरे राउंड ट्रिप को उसने क्या नाम दिया है? वाइब्रेशन का नाम दिया है। यानी कि ये पूरा चक्कर एक ऐसे ही हो रहा है मीन से एक्सट्रीम पे, फिर मीन पे, फिर एक्सट्रीम पे, दोबारा फिर दोबारा मीन पोजीशन पे आ रहा है। तो इस पूरे राउंड ट्रिप को हम क्या नाम देते हैं? वाइब्रेशन या ऑसिलेशन। तो सिंपल, ये इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा, टाइम पीरियड क्या होता है? ये मैंने वैसे बताया हुआ है। टाइम पीरियड क्या था, याद है? एक पूरा राउंड ट्रिप कंप्लीट वन वाइब्रेशन के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। वही बात नहीं आ रही? एक पूरी वाइब्रेशन को कंप्लीट करना है, उस पूरी वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम उसको लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। अब इसको एग्जांपल समझ लो बेशक आप। टाइम पीरियड को हम किससे सार करते हैं? कैपिटल टी से। अब देखो, ये हमारा टाइम क्या होता है? चलना शुरू कर देता है। तो लेट कर लो कि ये हमारी बॉडी है, जब ये स्टार्ट होती है तो कितना टाइम लेती है, ठीक है। यहाँ से फिर इस पूरे राउंड ट्रिप के लिए जितना टाइम उसको लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी टू इट्स मीन पोजीशन एंड इट्स टाइम इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। यानी कि पूरी वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। आसान तो नहीं है ये भी। फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एक नई चीज आई है वर्डिंग के अंदर। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? क्या चीज? फ्रीक्वेंसी। इसको पहले मैं थोड़ा समझाता हूँ फिर डेफिनेशन करवाता हूँ ताकि थोड़ा सा आपका ना बेस बन जाए। ये हमारी क्या है? एक वेव है। अब ये वेव जो है इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव्स है हम वो चेक करते हैं, ठीक है। लेट कर लो ये हमारी वेव है 1 2 3, तीन वेव्स हैं फर्ज कर लो। अब ये तीन वेव एक पॉइंट के अंदर से गुजर रही हैं। ये तीन वेव एक पॉइंट के, अब इस पॉइंट में से गुजरने के लिए उसको कितना टाइम है? 1 सेकेंड। नहीं, 1 सेकेंड के अंदर एक पॉइंट के अंदर से जितनी वेव्स गुजरेंगी उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। दोबारा रिपीट कर दूं, एक पॉइंट में से 1 सेकेंड में, एक पॉइंट में से 1 सेकेंड में जितनी वेव्स गुजरते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। कितनी वेव्स गुजर रही हैं? 1 2 और 3, 3 वेव्स गुजर रही हैं। तो इसका जो यूनिट होगा वो होता है हर्ट्ज। क्या होता है? तो तीन वेव 3 हर्ट्ज आ गया, या 3 पर सेकेंड।
ये इसके यूनिट्स हैं, या 3 पर साइकिल, ये तीनों यूनिट किसके हैं? फ्रीक्वेंसी के हैं। ठीक है, हर्ट्ज पर सेकंड पर साइकिल, ये सारे किसके हैं? फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स हैं। अच्छा, एक और वेव देखो। अब ये जो वेव है, लाजिम बात ये भी एक पॉइंट में से गुजरेगी, कितनी देर में? 1 सेकंड में। तो एक पॉइंट में से 1 सेकंड में जितनी वेव गुजरती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्योंकि अब कितनी गुजर रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तकरीबन 8 गुजर रही हैं, 7 या 8, 7 लिखा है उसने। तो ये 7 वेव जो गुजर रही हैं कितने टाइम में? 1 सेकंड में। किस में से? द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ 1 सेकंड, यही डेफिनेशन बनेगी ना फ्रीक्वेंसी की। नंबर ऑफ वेव्स, कितनी वेव्स हैं क्या कर रही हैं? पासिंग, गुजर रही हैं, किस में से? एक पॉइंट में से, कितनी देर में? 1 सेकंड में। उसको हम क्या बोलते हैं? कितनी गुजर रही हैं? तो ये 7 गुजर रही हैं, तो इसकी क्या है फ्रीक्वेंसी? 7 हर्ट्ज या 7 पर सेकंड या 7 पर साइकिल। आगे जब बात करेंगे, मैंने सिर्फ हर्ट्ज बोलना है, तो मोस्टली यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी का कौन सा चलता है? हर्ट्ज चलता है। अच्छा जी, थर्ड एग्जांपल देखो। अब कितनी वेव्स गुजर रही हैं? अब हमें इसे काउंट करना पड़ेगा कि कितनी वेव कहाँ से गुजर रही हैं। एक पॉइंट में से, कितनी देर में? 1 सेकंड में। लेट करो कितनी वेव है, चलो तो गिनते नहीं है, वैसे ही देख लेते हैं। तकरीबन 15 वेव हैं। तो 15 वेव जो कि एक पॉइंट में से गुजर रही हैं कितनी देर में? 1 सेकंड में। उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। वो हर्ट्ज पर सेकंड या पर साइकिल होगा। मेरे ख्याल से अब काफ़ी तक समझ आ गई फ्रीक्वेंसी की। डेफिनेशन बिल्कुल सेम इन्हीं वर्ड्स पे होगी मेरे ख्याल से। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन या साइकिल्स, यानी कि उसको वेव्स भी कह सकते हो आप, वाइब्रेशन या साइकिल्स को। नंबर ऑफ वाइब्रेशन और साइकिल्स ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, जो वाइब्रेट कर रहा हो जिसम, क्या करता हो? इन 1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में जिसम जितना दफ़ा वाइब्रेट करे। बात तो वही है ना कि 1 सेकंड में, बात यहाँ पे वही है। नंबर ऑफ वाइब्रेशन या नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, नहीं, एक वाइब्रेटिंग बॉडी 1 सेकंड में कितनी दफ़ा वाइब्रेट करता है, या कितने साइकिल होते हैं उसके 1 सेकंड में। यानी मेन थीम हमारा क्या है? 1 सेकंड। 1 सेकंड में वो कितना वाइब्रेट करता है, वो क्या कहलाएगी? उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये फार्मूला आपने हमेशा याद रखना। ये रेसिप्रोकल का मीनिंग ये होता है कि उसका रिवर्स, उल्ट। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो टाइम पीरियड कम होगी, तो टाइम पीरियड इनवर्स में क्या होता है? इनवर्सली, यानी कि अगर ये कम होगा तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो टाइम पीरियड कम हो जाएगी, उल्ट होगा ना काम। तो इसका मतलब जहां पे आपके जहन में होना चाहिए, जहां पे फ्रीक्वेंसी कम होगी उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा। यहां तक समझ आ गई बात की? अच्छा, एम्पलीट्यूड, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई हैं वो। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का पता है, आइडिया है कोई? अब ये भी एक नई चीज है। इसके अलावा ये आपको वेव नजर आ रही है एक, अब ये वेव गुजर रही है। ये जो ब्लैक लाइन है, ये कौन सी लाइन है इस वेव के अंदर, बता सकती हो आप? असल में जो ब्लैक लाइन है ये हमारी है मीन पोजीशन, जहाँ पे बॉडी क्या होता है? रेस्ट में होता है। तो जब भी वेव नजर आए तो जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नजर आएगी आपको, वो क्या होगी? हमेशा उसकी मीन पोजीशन। जो वेव ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, ये उसकी वेव्स हैं। आगे इसकी बहुत सारी करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो देखते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एम्पलीट्यूड देखना है। अच्छा, मीन पोजीशन। और ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा है? ये वाला पॉइंट, ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन है। ये मीन पोजीशन है, तो ये एंड है ना उसकी, कि यहां तक वेव जाती है। अब ये वाला पॉइंट तो एक्सट्रीम नहीं होगा। अच्छा, इसकी डेफिनेशन देखो। कहता है मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या लफ्ज बोला मैंने? किसके दरमियान? मीन और एक्सट्रीम।
मीन और एक्सट्रीम के दरमियान जो, उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। बस यही डेफिनेशन है इसकी। द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द मीन पोजिशन एंड एक्सट्रीम पोजिशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब नीचे से भी देखो, ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम हो गया, ये भी हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या ये एक्सट्रीम है? नहीं, ये एक्सट्रीम नहीं है। एक्सट्रीम क्या है कि मीन से लेके ये एंड जो कॉर्नर आ रहा है उसका, वो एक्सट्रीम है। ये एम्पलीट्यूड है हमारा, ठीक है। अच्छा, हमने जो एग्जांपल पढ़ी थी हम उसके लिहाज से देखते हैं एम्पलीट्यूड को। अब आप बताओ, ये पोजीशन कौन सी हमारी? मीन पोजीशन ओ वाली, और ए वाली एक्सट्रीम। तो ओ और ए के दरमियान जो फासला होगा, जो बॉडी मूव करेगा, वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट तो कहलाएगा, लेकिन उसको हमने क्या नाम दिया था अभी? मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन को हमने क्या नाम दिया था? एम्पलीट्यूड का नाम नहीं दिया था अभी हमने? मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम, ये तो जो हमने एग्जांपल की मैं उसके लिहाज समझा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो ये है क्या। फिर रटा नहीं लगाना है इसको। मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा वैसे तो एक्स होता है, लेकिन हम इसको क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। इधर से देखो, ओ से बी तक, ये भी हमारा क्या होगा? अच्छा, बॉडी अगर यहां तक आकर रुक जाए, एक्सट्रीम तक नहीं जाता, मैं कहता हूं यहां पे आकर रुक गया बस, तो क्या मैं इसको एम्पलीट्यूड कह सकता हूं? मैं कह रहा हूं मीन पोजीशन से लेके वो ए तक नहीं गया बल्कि यहां पे आकर रुक गया, तो क्या मैं इसको एम्पलीट्यूड कह सकता हूं? तो ये हमारा एम्पलीट्यूड नहीं है। एम्पलीट्यूड क्या होगा? मीन से एक्सट्रीम तक जो होगा फासला, उसको हम एम्पलीट्यूड का नाम देंगे। यहां तक समझ आ गई बात की डेफिनेशन? तो डेफिनेशन भी यही इन्हीं अल्फाज में होगी। देखो जरा, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वो देखो मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा, ये तो नहीं कह रहा कि किसी भी जगह पे, वो कह रहा है कि मैक्सिमम होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन ईदर साइड, यानी कि या तो वो ए साइड पे हो या बी साइड पे हो, किसी भी साइड पे हो सकता है। फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन से देखना हमने, मीन पोजीशन से लेके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जहां एंड जा सकता है, वो क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड कहलाएगा। आसान तो नहीं है? तो बड़ा ये चार डेफिनेशन थी। इसके अलावा वेवलेंथ भी होती है, वो इंशाल्लाह ताला मैं जैसे जब वर्ड वेवलेंथ का आएगा तो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है।